तो अभ्यास प्रश्न पत्र सेट 10वीं कक्षा का हिंदी का हम देखेंगे। एक एक शब्द को क्लियर करेंगे, आप सुनोगे तो याद हो जाएगा और ये बोर्ड में भी काम आएगा। तो पहला ही प्रश्न देखते हैं, प्रयोगवाद के कवि हैं। प्रयोगवाद के कवि कौन है भाई? तुलसीदास जी तो रीति काल के भी पहले जो आदि काल था उससे संबंधित हैं। प्रयोगवाद के कवि हैं अज्ञेय, सच्चिदानंद अज्ञेय वात्सायन। ये नाम याद रखना है आपको। सूरदास भक्ति काल की शाखा के कवि हैं। तो सूरदास जी जो कृष्ण भक्ति उसके सगुण भक्ति धारा के कवि हैं। सगुण भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति शाखा याद रखना। दोहा के द्वितीय और चतुर्थ चरण की मात्राएं। तो देखो दोहा में 4 चरण, 1 2 3 और 4। अब जो 11 11 और 13 13 ऐसी मात्राएं होती हैं, तो आप याद रखना 1 और 3 में 13 ऐसे, और 1 और 1 2 हो जाते हैं, 2 और 4 में 11 11। तो दोहा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में होंगी 11 11 मात्राएं। ठीक है। अगला, नेताजी की मूर्ति को तैयार करने वाले मूर्तिकार का क्या नाम है? तो मूर्तिकार का नाम था भाई मोतीलाल, वहीं स्कूल का हेडमास्टर। अगला प्रश्न है, किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो वो शब्द कहलाते हैं क्रिया, जिससे क्रिया का कार्य का बोध हो। अगला, भोलेनाथ के पिता आटे की गोलियां गंगा जी में प्रभावित करते थे, कितनी? तो 500 होती थी भैया, ऐसा बताते हैं। कंफ्यूजन तो नहीं, क्लियर कर लीजिए। विश्व के सकल जन गर्मी से क्या हो रहे हैं? व्याकुल हो रहे हैं। गर्मी से व्याकुल होता है, पगलाता नहीं है आदमी, भ्रमित नहीं होता। तो इसका आंसर व्याकुल है। स्थायी भावों को उत्पन्न होने के कारणों को खालिस्तान कहते हैं, तो विभाव कहते हैं, है ना। इसके बाद कविता की रचना विधान को क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। बाल गोविंद भगत पाठ गद्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? तो ये रेखा चित्र विधा के अंतर्गत आता है। ठीक है। इसके बाद जिन वाक्यों से किसी कार्य के न होने का बोध होता है उसे निषेधवाचक कहेंगे, और जिससे कार्य होने का बोध हो उसे विधानवाचक कहेंगे। सिलीगुड़ी से हमारे साथ ही यह तिस्ता नदी, वो पाठ है, तो तिस्ता नदी का ये आंसर है। अगला, सही जोड़ी बनाना है। आत्मकथ्य जो कविता है उसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, इन्होंने कामायनी भी लिखी है। 16 मात्राएं चौपाई में होती हैं। चौपाई है क्या इसमें कहीं? ये है चौपाई। उपन्यास के तत्व हैं 6। उपन्यास के तत्व हैं 6, कथा, वस्तु, पात्र आदि आदि। इसके बाद एक प्लेट सैलाब, और जो मीडियम साना सान हाथ जोड़ी, ये मधु काकड़िया की रचना है। एक प्लेट सैलाब जो है ये हो जाएगी मन्नू भंडारी की। ठीक है ना। इसके बाद जो मीठी वाणी बोलता हो वो मृदुभाषी। और इसके बाद अब हम देखते हैं एक वाक्य में उत्तर देना है। तो जिस मुख्य कागज की आवाज कैसी होती? तो भारी होती है, पर्वत के जैसी बताते हैं। आलंबन के अंगों के नाम लिखिए। तो आलंबन के 2 अंग हैं, एक तो है आश्रय और एक है विषय। आश्रय से मतलब याद रखना, आलंबन यानी आधार। तो आधार आश्रय में रहेगा या फिर जो विषय उसमें रहेगा। अगला, संस्कृत व्यक्ति से क्या तात्पर्य है? संस्कृत व्यक्ति हुआ है जैसे वैज्ञानिक आदि, जिसके कार्यों से दूसरों को फायदा मिलता हो, दूसरों का जीवन सरल होता हो, है ना। इसके बाद है जिससे समाज को फायदा हो। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो एक है द्वंद्व समास, उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। आम के आम, गुठलियों के दाम, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? बड़ा सरल है, तो आप बताइए खुद ही और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ना। ये है मतलब काम भी हो गया और बड़ी सरलता से। आम के आम, गुठली के दाम। माँ भोलेनाथ ने हल्दी लगाई थी घाव पर। ठीक, अब सत्य सत्य बताना है। तो फसल कविता हमें कृषि संस्कृति के करीब ले जाती है। हाँ ये सही है, तो आपको हाँ लिखना है। किसी वस्तु का बड़ा चढ़ाकर वर्णन करना अन्योक्ति, ये गलत है। बड़ा चढ़ाकर वर्णन करना कहलाता अतिशयोक्ति, तो ये गलत हो गया। अगला, बिस्मिल्लाह खां बांसुरी, बांसुरी नहीं शहनाई के लिए जाने जाते, तो ये भी गलत हो गया। दो पदों के मेल को समास कहते हैं, यहाँ संधि लिखा है, तो ये भी गलत हो गया। गंतोक का अर्थ है पहाड़, ये बिल्कुल सही है। अज्ञेय विज्ञान के विद्यार्थी रहे, सच्चिदानंद अज्ञेय प्रयोगवादी हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। अब आपसे आगे पूछा है, हिंदी पद साहित्य को कितने कालम में विभाजित किया है? देखो, भारतेंद्र शुक्ल ने अलग किया, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अलग किया। तो जैसे पहला है आदिकाल, जिसे आदिकाल के बाद आता है रीतिकाल, जिसे श्रृंगार काल भी कहा है। आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है ना। तो आप दोनों लिख सकते हैं, पहला आदिकाल जिसे वीरगाथा काल भी कहा है, दूसरा रीतिकाल जिसे श्रृंगार काल भी कहा है, और तीसरा आधुनिक काल। और आधुनिक काल में ही ये प्रयोग कविताएं आती हैं, प्रयोगवाद, छायावाद, है ना, प्रगतिवाद। अब आगे चलते हैं अपन।
प्रगतिवादी दो कोई कवियों के नाम लिखना है तो नागार्जुन है और सुमन है, शिव मंगल से सुमन, है ना, ये प्रयोगवादी कवि। अब आपसे पूछा है सूरदास या सूर्यकांत त्रिपाठी काव्यगत विशेषताएं। सूरदास जी की अगर लिखेंगे तो सबसे पहले दो रचनाएं सूर सारावली और सूर सागर, और इनकी काव्यगत जो विशेषताएं हैं उनमें भी भाव पक्ष पूछा है। तो भाव पक्ष में ये कृष्ण भक्ति धारा के सगुण मार्गी कवि थे। भक्ति से संबंधित इनकी कविताएं हैं, आगे आप वर्णन कर सकते हैं। गोपियों ने उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? क्या है कि गोपियों ने उद्धव जो कृष्ण जी के साथ रहती थी उनको भाग्यवान तो कहा, पर उसमें व्यंग है। ये ऐसा इसलिए क्यों कहा कि कृष्ण के साथ रहते इसलिए वो भाग्यवान है, उद्धव दोस्त हैं जो उनके भाग्यवान हैं, पर उनके करीब नहीं पहुंच पाए, उनको समझ नहीं पाए, इसलिए वो भाग्यवान नज़दीक रहते हुए भी उतने भाग्यवान नहीं है। तो ये व्यंग है, नज़दीक रहते हुए भी वो उनको नहीं जानते हैं या उनके नज़दीक नहीं है, ये व्यंग है। अब देखो, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर राम के स्वभाव की दो विशेषताएं। कहानी है, एक संवाद आपने पढ़ाई है कि राम बड़े सात्विक और सरल टाइप के इंसान हैं, धैर्य के साथ जवाब देते हैं, तो ये आप विशेषताएं लिख सकते हैं। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? जो उत्साह कविता है ना, वो बादलों को आधार बना करके रखा है कि बादल उत्साह से आते हैं, बरसते हैं, गरजते हैं, चिंगारते हैं। तो उत्साह इसलिए रखा कि ऐसे इंसान को कोई काम करने के साथ उत्साह रखना चाहिए, उत्साह के संचार के साथ काम करना चाहिए। अगला है ये अथवा का आप कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है काव्य की परिभाषा और उसके भेद लिखिए। तो काव्य की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, जैसे काव्य की परिभाषा में रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द को काव्य कहते हैं, रसात्मक वाक्य को काव्य कहते हैं, और अदोष यानी निर्दोष शब्दार्थों का समूह जो कि गुणों से सहित हो, अलंकारों से सहित हो, उसको भी काव्य कहते हैं। ऐसे करके शब्दार्थों के योग को काव्य कहते हैं। बहुत सारी परिभाषाएं, तो आप लिखना रस सहित रमणीय अर्थ को प्रतिपादन करने वाले अलंकार आदि से सहित निर्दोष शब्दार्थ को काव्य कहते हैं। उनके दो भेद हैं या तीन भेद हैं, महाकाव्य, खंड काव्य, ऐसे करके, या फिर ऐसे हो जाएगा पद्य काव्य, गद्य काव्य और चंपू काव्य। इस अपेक्षा से भी भेद है। करुण रस की परिभाषा लिखिए। तो जिस रस का स्थायी भाव दया, दुख आदि रहते हैं, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। तो शोक करुण रस का स्थायी भाव, तो जिस रस का स्थायी भाव शोक हो और जिसके कारण से दुख या शोक आ जाए, परेशानी आ जाए, वो करुण रस है। और इसके उदाहरण में भी लिख दीजिए, ठीक है। अगला है वर्णिक छंद एवं मात्रिक छंद में दो अंतर बताना है। तो बड़ा सिंपल है। वर्णिक छंद जिसमें वर्णों की गणना की जाती है, वो यमाता राजभान सलगा 3-3 गण। वर्णिक छंद में गणों के हिसाब से गणना की जाती है, और वो गण कितने हैं? यमाता राजभान स 8 गण हैं, ठीक है। तो गणों के आधार पर की जाती है। उदाहरण के लिए बहुत सारे हैं, आप लिखिएगा। उदाहरण के लिए वसंत तिलका है, और स्रगधरा है, शार्दुल विक्रीडित है, और एक दो आप सोचिए वर्णिक छंद। मात्रिक छंद क्या है? जिसमें मात्राओं के आधार पर गणना की जाती हो, जैसे सोरठा, उल्लाला, हरि गीतिका और दोहा, ये सब मात्रिक छंद में मात्राओं के आधार पर गणना की जाती है। मानवीकरण अलंकार, जब प्रकृति पर मानव की क्रियाओं का आरोप हो, मानवीय क्रियाओं का आरोप हो, तो वो मानवीकरण अलंकार है। अगला, किन्हीं दो प्रसिद्ध कहानीकारों के नाम और उन कहानी के नाम लिखो। तो प्रसिद्ध कहानीकार में तो सबसे पहला नाम लिख दो आप अपने उपन्यास सम्राट प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी, है ना। और उनकी कहानियाँ, उनकी कहानियों के नाम में पूस की रात आ जाएगा, या फिर और भी कहानियाँ आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जीवनी और आत्मकथा में अंतर लिखिए। तो क्या होता है, आत्मकथा स्वयं लिखी जाती है और जीवनी जो है कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है, ठीक है। और जीवनी में दाएं बाएं हो सकता है, पर आत्मकथा स्वयं लिखता है तो आदमी वो ज़्यादा वास्तविक रहेगी, ठीक है। आत्मकथा जब आदमी जीवित रहेगा तभी लिखी जाएगी, पर जीवनी जरूरी नहीं है जीवित व्यक्ति की लिखी जाए। इस प्रकार से ये है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, आगे के क्वेश्चंस में अगले वीडियो में बताऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।